Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. Today we will do its exercise 2.2. We have already done two parts of question number 1 of exercise 2.1. Now today we will continue from the question number 1 and its part number 3. ठीक है, और the question was, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो था क्या, फाइंड आउट द zeros of the given quadratic polynomials. Also find out the relationship between the zeros of polynomials and their coefficients. ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे के रखा हुआ था. तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है दैट इज 6x² - 3 - 7x. ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे के रखी हुई है. इसका भी आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं और साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमको पॉलिनोमियल जो दे के रखी है वो 6x² - 3 और -7x है. क्या ये प्रॉपर पॉलिनोमियल है? ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड इसमें टर्म्स हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पॉलिनोमियल है इसके बीच में टर्म्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं हैं. ठीक है, तो आपको होना क्या चाहिए था, हाईएस्ट पावर, उसके बाद में उससे कम पावर वाला जो वेरिएबल है वो वाली टर्म आएगी और उसके लास्ट में आएगी कांस्टेंट टर्म. ठीक है, मतलब पावर के हिसाब से टर्म्स उसके बीच में अरेंज्ड होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं इसी को अरेंज करके लिखना अगर चाहूँगा, प्रॉपरली लिखूँगा अगर इनको पॉलिनोमियल्स को, तो क्या लिखा जाएगा, यही टर्म, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर की है तो ये पहले लिखी जाएगी. उसके बाद -7x, क्योंकि ये दूसरी टर्म है जो कि वेरिएबल के साथ में है और जिस वेरिएबल की पावर जो है इस वाले वेरिएबल की पावर से एक कम है, मतलब सबसे हाईएस्ट पावर उससे कम पावर वाला वेरिएबल वाली टर्म, और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म आएगी. तो ये हो गया अब हमारे पास अरेंज्ड. ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड पॉलिनोमियल है ये इसके बीच में टर्म्स प्रॉपरली अरेंज्ड है. अब बात करते हैं इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने की. तो देखो भाई, इस टर्म को मैं px के साथ में डिनोट कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल इन x या पॉलिनोमियल ऑफ x, जिसका मतलब ये हो गया कि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल से बनी हुई है. ठीक है, या फिर x वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल. ठीक है, या फिर ऐसी पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल की फॉर्म में है. तो इसलिए मैं इसको px के साथ में डिनोट कर सकता हूँ. तो px हमारे पास है क्या, 6x² - 7x और -3. ठीक है, आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं तो इसका मतलब आपको इस px को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, px को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी तो आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे. और जब px इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर 6x² - 7x -3 वो भी 0 होगा कि नहीं, 0 होगा. उसके बाद अगला वाला जो स्टेप आता है दैट इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और मिडल टर्म है क्या इसके बीच में, -7x. तो करोगे कैसे इसको स्प्लिट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मतलब यहाँ और यहाँ पर आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसकी और इस टर्म की प्रोडक्ट के बराबर आनी चाहिए. तो क्या आना चाहिए, 18, और किसकी, ये 6 प्लस का है, ये माइनस का 3 है, तो 6 × 3 18 और प्लस इंटू माइनस का 18. ठीक है, तो वो दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट आपको -18 आनी चाहिए, और अगर उन्हीं दो नंबरों को सम करते हो तो -7 आना चाहिए. इतना लिखने के बाद में अब उनको नंबरों को आपको ढूंढना है, वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. तो देखो कौन से नंबर हो सकते हैं, वो जिनकी प्रोडक्ट जो है वो 18 आए और सम जो है
वो -7 है। तो एक हो सकता है 9 और दूसरा हो सकता है 2। 9 इंटू 2 18, ठीक है। 9 इंटू 2 18 बन रहा है कि नहीं। और 9 प्लस 2 अगर करते हो तो 11 आता है। लेकिन अगर हमारे पास यही 9 माइनस का हो, किसका, माइनस का 9 हो, ठीक है। ये किसका 9 है, माइनस का 9 है। अगर यही 9 माइनस का हो और उसके बीच में प्लस को 2 किया जाए तो माइनस के 7 आ जाते हैं। और दूसरी तरफ यही माइनस का 9 अगर प्लस के 2 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो -18 भी आ जाता है। इसका मतलब आपने दो नंबर ढूंढ लिए है क्या, एक -9 है और दूसरा प्लस का 2 है। दूसरा क्या है, प्लस का 2। तो अब आप इसी टर्म को स्प्लिट फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखा जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 6x²। उसके बाद ये माइनस का 9 है तो लिखा माइनस का 9 और इसके साथ में x भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल टर्म जो है वेरिएबल x के साथ में है तो इसलिए इसके साथ में माइनस का 9x। उसके बाद ये प्लस का 2 है तो लिखा गया प्लस का 2 और इसके साथ में भी x। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके माइनस का 9x और प्लस का 2x, माइनस का 7x ही होता है क्योंकि ये सेम वेरिएबल विद सेम पावर है तो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो -9 प्लस -9x प्लस 2x इक्वल टू माइनस का 7x। तो -7x को मैंने स्प्लिट करके इसकी फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, माइनस का 3 वैसा का वैसा ही इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मुझे इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ये जो पूरी टर्म है इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक फैक्टर कम से कम कॉमन निकलना चाहिए। तो किसके साथ निकल जाएगा कॉमन, बताओ मुझे। अगर मैं 6x² के साथ में 2x को लेके आता हूँ, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस 6x² के पास में इस 2x को लेके आ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा मेरे पास में 6x² प्लस का 2x, उसके बाद माइनस का 9x, ठीक है। इसको मैं इस जगह पे और इसको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आपको पता ही है नंबर्स की एडिशन के बीच में अगर जगह आप चेंज कर देते हो टर्म्स की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ओवरऑल रिजल्ट में। वही चीज़ है जिसको हम कम्यूटेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो 6x² प्लस 2x माइनस 9x और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब देखो कॉमन क्या निकलेगा, 2 के साथ ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो इसके बीच में से अगर मैं 2x को कॉमन निकाल लूँ तो 2x इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और x इंटू x, इसका मतलब 2x इंटू 3x करेंगे तो 6x² बन जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान, प्लस का निशान। तो 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि 2x ही आए प्लस का, प्लस के 1 के साथ में, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है, 6x² प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 1 के बराबर। और इसी के साथ में अब ये वाली टर्म बची हुई है, इसको भी मुझे इस तरीके से अरेंज करना है ताकि एक फैक्टर जो है, ठीक है, जो हम कॉमन निकालने जा रहे हैं वो एक फैक्टर कम से कम इस जैसा आना चाहिए, 3x प्लस 1 के जैसा होना चाहिए, तभी तो कॉमन निकलेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस के 3 को बाहर निकालता हूँ, किसके, माइनस के 3 को बाहर निकालता हूँ इन दो में से माइनस के 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो -3 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूँ ताकि माइनस का 9x आए, तो जाहिर सी बात है 3x के साथ में, 3 इंटू 3 9 और ये माइनस का है क्योंकि -3 इंटू प्लस का 3 माइनस का 9 हो जाएगा और x उसके साथ में लगा हुआ है 3x के साथ में, तो ये 9x बन जाएगा, माइनस का 9x बन जाएगा। उसके बाद -3 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं ताकि माइनस का 3 बने, प्लस के 1 के साथ में, किसके साथ में, प्लस के 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे पास माइनस का 3 बनेगा, तो इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया है कि एक फैक्टर जो है वो दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 3x+1। तो 3x+1 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, 3x+1 को अगर मैं बाहर निकालूँ, यही 3x+1 सबसे पहले किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है? सबसे पहले ये हो रहा है 2x के साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2x के साथ में मल्टीप्लाई होके ये पूरी टर्म बनेगी, ठीक है। उसके बाद यही 3x+1 इस साइड में देखो किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है? -3 के साथ में, ठीक है। हो गया, अब हो गया ये फैक्टर फॉर्म में तब्दील। उससे आगे का स्टेप तो आपको पता ही है। अरे भाई ये पॉलिनोमियल जो अब फैक्टर फॉर्म में तब्दील हो चुका है, और कौन कौन से फैक्टर बने हैं? 3x+1 इंटू 2x-3, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। अब ये पॉलिनोमियल जो है ज़ीरो कब बनेगी? क्योंकि हम इसको इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू ज़ीरो कब होगी? जब या तो ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या फिर ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो 0 इंटू 3x+1 ज़ीरो हो जाएगा। जिस भी नंबर के साथ में ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन बनती है कि 3x+1 ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा? 0 इंटू 2x-3, तब भी ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे, मान लेते हैं when 3x+1 is equal to 0, when 3x+1 is equal to 0, जब ये ज़ीरो होगी, फर्स्ट वाली टर्म ज़ीरो होगी, तो ऐसे कंडीशन के बीच में हमारे पास में x किसके बराबर आएगा? ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x आएगा इक्वल टू, प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है दैट इज़ -1/3, ठीक है। पहला वाला ज़ीरो तो ये आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या था? व्हेन 2x-3 इज इक्वल टू 0, जब 2x-3 यानी कि ये जो दूसरा वाला फैक्टर है ये ज़ीरो है, वैसे कंडीशन में x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी? वैसे कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का है, इधर जाके ये क्या बना होगा? प्लस का 3, रह क्या गया होगा? 2x के बीच में भी अगर हमको x निकालना है तो उस दौरान ये वाला 2 इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बना होगा। तो दूसरे वाली कंडीशन के बीच में हमारे पास x की वैल्यू 3/2 आ रही है। तो दोनों के दोनों हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल गए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास? ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल px है, और पॉलिनोमियल क्या थी? पॉलिनोमियल px 6x² - 7x - 3, ठीक है, -3 है। r कौन कौन सा है? एक तो है हमारे पास -1/3 एंड 3/2। ये दो हमारे पास ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकल गए। अब हमको इनका रिलेशनशिप भी निकालना है। किनके साथ में रिलेशनशिप? विद द कॉफिशिएंट्स। और हमारे पास कॉफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं फिर से पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ, px को लिख लेता हूँ। px क्या था हमारे पास? px था हमारे पास 6x² - 7x - 3, ठीक है। ये क्या है? a, ये क्या है? b, और ये क्या है? c, ठीक है। a यहाँ पर आप देख रहे हो 6 है, b यहाँ पर आप देख रहे हो -7 के बराबर, और c यहाँ पर आप देख रहे हो -3 के बराबर। सबसे पहले a है क्या? ये है कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। और यहाँ पर c क्या है? दिस इज कांस्टेंट टर्म। क्या है ये?
कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद हमारे पास क्या था, रिलेशनशिप विथ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट टर्म। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज विद कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स के साथ में और कोएफिशिएंट्स के साथ में इनका क्या रिलेशन आ रहा है उसको कर लेते हैं। तो हमने रिलेशनशिप के बीच में पहले ही पढ़ा है, दैट इज सम ऑफ द जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आता है यहाँ पर, वो आता है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर। और सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सबसे पहला जीरोस जो है, सबसे पहला जीरो जो हमारे पास में आया था दैट इज -1/3 और दूसरा है 3/2। तो कर लेते हैं -1/3 प्लस 3/2 का सम कर लेते हैं, क्या वो दोनों साइड में बराबर आता है कि नहीं आता है। माइनस बी, सबसे पहले बी क्या है हमारे पास, बी आ रहा है -7। बी क्या है हमारे पास, -7। तो माइनस का बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -7, ठीक है, क्या आएगा, माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय ए क्या आ रहा है हमारे पास, ए है हमारे पास में 6, ए क्या है हमारे पास में 6 के बराबर है, ठीक है, ये लिखा मैंने ए की जगह 6, ठीक है। और है क्या ये, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी ओवर ए की जगह हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता है, करके देख लेते हैं। तो -1/3 प्लस 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, सबसे पहले मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अब इसी एलसीएम को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर के साथ में। तो 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या बनेगा, 2 आएगा जवाब में, क्या आएगा 2। उस 2 को इसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू -1 माइनस का 2 बनेगा। आगे किसका निशान है, प्लस का निशान, प्लस का निशान। फिर से एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 आता है 3। उसी 3 को न्यूमरेटर के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो भी एलसीएम को डिवाइड करने पे, इस एलसीएम को इस टर्म के डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करने पे जो भी जवाब आया उस जवाब को उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आया था और 3 इंटू 3 किया तो 9 आता है, क्या आता है, 9 आता है, ठीक है, 9 आ गया, लिख दिया 9 हमने। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या था, माइनस इंटू माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 6 है। आगे जाके इसी को -2 प्लस का 9, -2 प्लस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 7/6। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू वो राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें रिलेशनशिप वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है, हैंस, ठीक है, हैंस सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b ओवर a इज वेरीफाइड। यहाँ पर ये तो वेरीफाई हो रहा है। दूसरा रिलेशनशिप क्या था हमारे पास, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर आता है वो हमको करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर आएगा, इक्वल टू सी ओवर ए के बराबर होता है। यहाँ पर सी क्या है, सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़ीरोज़ क्या थे, पहला ज़ीरो था -1/3 इंटू दूसरा ज़ीरो क्या था हमारे पास, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो था 3/2। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। और सी टर्म क्या थी हमारे पास में, देख लेते हैं। इधर हमारे पास सी टर्म आ रही थी -3 और ए क्या थी 6। ठीक है, तो -3/6 क्या ये आता है कि नहीं आता है, तो -1 इंटू 3 -3 आता है बटा में 3 इंटू 2 6 इक्वल टू -3/6। यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। और वेरीफाई में हमने क्या देखा, हैंस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, इज इक्वल टू सी ओवर ए इज़ वेरीफाइड। ये वेरीफाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देखा। उसके बाद हमारे पास में सेकंड पार्ट आता है, इसी का जो हमारे पास में फोर्थ पार्ट है। ठीक है, कौन सा है ये, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है क्या, 4u² प्लस 8u। ये आपको पॉलिनोमियल दे के रखा हुआ है। इसको भी आपको क्या करना है, इसके भी आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, वेरिएबल u², वेरिएबल u, कांस्टेंट टर्म इसके बीच में मिसिंग है। क्या चीज़, कांस्टेंट टर्म इसके बीच में मिसिंग है। तो जब आपको कांस्टेंट टर्म दे के ही नहीं रखी हुई है, उस कांस्टेंट टर्म को आपको ज़ीरो मानना है। ठीक है, आप उस कांस्टेंट टर्म को ज़ीरो मान सकते हो इसके बीच में, क्योंकि आपको वो कांस्टेंट टर्म नहीं दे के रखी हुई। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, a जो है वो 4 के बराबर है, b जो है वो 8 के बराबर है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म इसके बीच में कुछ नहीं है, c यहाँ पर 0 के बराबर आप मान सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसके बीच में है ही नहीं। तो ये और भी आसान हो जाता है। क्या कर सकते हैं हम इसके बीच में, हम लिख सकते हैं px, नहीं यहाँ पर px नहीं है, ये pu है, क्योंकि ये वेरिएबल u के साथ में बना हुआ है। तो pu इज़ इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब आपको क्योंकि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपको pu इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और जब pu 0 करोगे तो इसका मतलब ये पूरी टर्म भी 0 के बराबर आएगी। तो क्या बन जाएगा, 4u² माइनस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 4u को बाहर निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो। 4u को बाहर निकाल सकते हो। 4u को किसके साथ में मल्टीप्लाई करो ताकि 4u² बने, तो u के साथ में ही 4u इंटू यू करोगे तो 4u² बन जाएगा। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस का निशान है, तो 4u को किसके साथ में मल्टीप्लाई करो ताकि 8u बन जाए, तो 2 के साथ में। ठीक है, किसके साथ में,
2 के साथ में। आप ये भी कह सकते हो कि 4u को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो ताकि -8u बने, तो माइनस के 2 के साथ में अगर 4u को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8u बन जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, 2 फैक्टर तो हमारे पास बन गए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, 2 फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टर्स को अगर मुझे ज़ीरो करना है, ये पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है जो कि फैक्टर फॉर्म में है, ठीक है, फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में है ये जो पॉलिनोमियल, इसको अगर आप ज़ीरो करना है तो या तो ये वाली टर्म ज़ीरो होनी चाहिए, u-2 जो है ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो 0 × 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन ये बनती है कि 4u इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 4u 0 हो जाता है तब 4u, ठीक है, 4u अगर 0 हो जाता है उस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0 × u-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 × u-2 0 हो जाएगा। तो 2 कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन u-2 इज़ इक्वल टू 0, तो u उस दौरान हमारे पास में 2 आ जाएगा, वेरिएबल u की वैल्यू 2 है। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ज़ीरो, क्या है ये, फर्स्ट वाला ज़ीरो आ गया। दूसरा व्हेन 4u इक्वल टू 0, जब हमारे पास 4u जो है वो इक्वल टू 0 आता है तब हमारे पास u की वैल्यू क्या आती है, 0 / 4, और 0 / 4 अगर आप करते हो तो वो इक्वल टू 0 ही होता है। क्या होता है वो, इक्वल टू 0 ही होता है। 0 को जिस मर्जी नंबर के साथ डिवाइड करोगे रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है। तो दूसरे 0 हमारे पास क्या निकल गया, तो 0 की दोनों वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी यू के पॉलिनोमियल के हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो जो आ रहे हैं दैट इज़, एक तो आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है 0। दूसरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लिए। अब बात आती है इनका रिलेशनशिप निकालने की। नाउ रिलेशनशिप ऑफ ज़ीरोज़ विद द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स के साथ में या कांस्टेंट टर्म्स के साथ में जो भी रिलेशनशिप आएगा उसको निकालते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास में रिलेशनशिप आता है, फर्स्ट रिलेशनशिप दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आता है वो किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू -b/a के बराबर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास में आता है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, पहला ज़ीरो क्या आया था हमारे पास, पहला ज़ीरो आया था हमारे पास 2, ठीक है। तो मैंने लिखा ज़ीरोज़ की जगह सबसे पहला ज़ीरो 2 जमा, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ कर रहे हैं, पहला ज़ीरो 2, दूसरा ज़ीरो आया था 0 ही, ठीक है। दूसरा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 0 ही आया था। दैट शुड बी इक्वल टू -b/a। तो हमारे पास b की वैल्यू i कितनी थी, b की वैल्यू थी हमारे पास -8, ठीक है। क्या आया था, -8। यहाँ से देख लो आप, क्योंकि अब ये देखो पॉलिनोमियल थी क्या हमारे पास, 4u - 8, 4u² - 8u, तो ये तो था a, ये है हमारे पास b। तो -b/a की वैल्यू होती है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो मैंने लिखा -8 का माइनस, ठीक है, माइनस इंटू -8, क्योंकि -b है, b तो था -8, क्योंकि ये -b है तो -8, और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, 2 + 0 2 ही होगा, इक्वल टू माइनस इंटू -8 प्लस का 8 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 4 था तो ये लिखा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और यहाँ पर हमको एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है और वो क्या, हियर सम ऑफ zeros इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ पर ये वेरीफाई हो रहा है। दूसरा जो रिलेशनशिप था दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब क्या करेंगे, नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की अगर बात करें तो पहला ज़ीरो था हमारे पास 2, ठीक है, दूसरा ज़ीरो था 0 ही, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू सी ओवर ए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बनता है वो सी ओवर ए, क्योंकि सी की वैल्यू हमको दे के ही नहीं रखी थी, कांस्टेंट टर्म उसके बीच में थी ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कांस्टेंट टर्म दे के ही नहीं रखी तो आप उस दौरान कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू 0 लेते हो, तो आप क्या लिखोगे, सी ओवर ए। Constant term was not given, so 0 over 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जिस नंबर को 0 को अगर जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आता है, तो 2 इंटू 0 भी करोगे तब भी 0 आएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 4 तब भी 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। हेयर यहाँ पर भी आपको क्या वेरीफाई हो रहा है, हेयर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी ओवर ए इज़ वेरीफाइड। यहाँ पर ये आपको वेरीफाई हो रहा है। तो आपने यहाँ पर 2 पार्ट्स को कर लिया, उनकी प्रोडक्ट और सम को भी वेरीफाई कर लिया, ज़ीरोज़ भी निकाले और उन ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप विद द नंबर्स, और कौन से नंबर, कॉफिशेंट, ठीक है, कॉफिशेंट्स के साथ में और कांस्टेंट टर्म्स के साथ में उनका रिलेशनशिप भी आपने निकाल लिया। आज के लिए इतना ही, कल हम अगले 2 पार्ट लेकर के हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।